India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप और मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. भ्रामक विज्ञापन मामले में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने दोनों के माफीनामा को स्वीकार कर लिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना से जुड़ी यह केस को बंद कर दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव ने माफीनामा पेश कर भविष्य में भ्रामक विज्ञापन नहीं देने का वादा किया था। पतंजलि आयुर्वेद और इसके संस्थापकों बाबा रामदेव तथा आचार्य बालकृष्ण को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके जस्टिस हिमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच में रामदेव और आचार्य को पहले भी साक्ष्य आधारित चिकित्सा के खिलाफ कंपनी के भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा था, क्योंकि उन्हें अपने हलफनामे का उल्लंघन करते हुए पाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वो ऐसे भ्रामक विज्ञापनों का प्रसारण या प्रकाशन नहीं करेंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के दौरान टीकाकरण अभियान और आधुनिक चिकित्सा के खिलाफ कथित भ्रामक अभियान के खिलाफ भारतीय चिकित्सा संघ द्वारा दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए अवमानना का मामला शुरू किया था। यह मामला साल 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से दायर किया गया था। इसमें बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने कोविड वैक्सीन ड्राइव और आधुनिक चिकित्सा प्रणाली को बदनाम किया है। पतंजलि की ओर से एडवोकेट गौतम तालुकदार ने कहा कि कोर्ट ने रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए गए वचनों के आधार पर केस बंद कर दिया है। इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच की ओर से हितों के टकराव के आरोपों को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा प्रकाशित नवीनतम रिपोर्ट के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया। आवेदन में पहले के आवेदन को स्वीकार करने की मांग की गई, जिसमें सेबी को अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ लंबित जांच पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई। यह आवेदन विशाल तिवारी द्वारा दायर किया गया, जो 2023 में याचिका दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक थे, जिन्होंने अडानी ग्रुप द्वारा शेयर बाजार में हेरफेर के संबंध में जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों की एसआईटी या सीबीआई जांच की मांग की थी। इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच का समर्थन करते हुए सीबीआई एसआईटी जांच की याचिका खारिज कर दी थी। उन याचिकाओं को खारिज करते हुए कोर्ट ने सेबी से कहा कि वह चल रही जांच को अधिमानतः 3 महीने के भीतर पूरा करे। इस वर्ष जून में तिवारी ने अपने निस्तारित रिट याचिका में आवेदन दायर किया, जिसमें अन्य राहतों के साथ साथ सेबी को जनवरी के फैसले में उल्लिखित समय सीमा के अनुसार जांच पूरी करने का निर्देश देने की मांग की गई। 5 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार न्यायिक लिस्टिंग के आवेदन प्राप्त करने से इनकार करते हुए आदेश पारित किया। आदेश में रजिस्ट्रार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने के लिए कोई स्पष्ट निर्देश पारित नहीं किया है, क्योंकि अधिमानतः शब्द का इस्तेमाल किया गया। आवेदक द्वारा मांगी गई अन्य राहत के बारे में संघ और सेबी को शेयर बाजार विनियमन को मजबूत करने पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की स्वीकृति पर स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए। रजिस्ट्रार ने कहा कि न्यायालय ने ऐसी स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया था। रजिस्ट्रार ने यह भी उल्लेख किया कि जनवरी के फैसले के खिलाफ दायर पुनर्विचार याचिका भी खारिज कर दी गई। रजिस्ट्रार द्वारा आवेदन प्राप्त करने से इनकार करने को चुनौती देते हुए तिवारी ने अब एक और आवेदन दायर किया।
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मामले में उचित मुआवजा राशि न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिसमें राज्य ने करीब 6 दशक पहले व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इसके बदले में उसे अधिसूचित वन भूमि आवंटित कर दी थी। कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन खोने वाले व्यक्ति को उचित मुआवजा नहीं देती है तो वह लाडली बहना जैसी योजनाओं पर रोक लगाने का आदेश देगी और अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि पर बने ढांचों को गिराने का निर्देश देगी। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मामले में उचित मुआवजा राशि न देने के लिए कड़ी फटकार लगाई, जिसमें राज्य ने करीब 6 दशक पहले व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया था और इसके बदले में उसे अधिसूचित वन भूमि आवंटित कर दी थी। कोर्ट ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार जमीन खोने वाले व्यक्ति को उचित मुआवजा नहीं देती है तो वह लाडली बहना जैसी योजनाओं पर रोक लगाने का आदेश देगी और अवैध रूप से अधिग्रहित भूमि पर बने ढांचों को गिराने का निर्देश देगी। एक उचित आंकड़ा लेकर आइए, अपने मुख्य सचिव से कहिए वे सीएम से बात करें, अन्यथा हम उन सभी योजनाओं को रोक देंगे। सुनवाई की शुरुआत में जब अदालत ने राज्य के मुख्य सचिव की उपस्थिति का निर्देश देने की अपनी इच्छा व्यक्त की तो राज्य के वकील ने ऐसे निर्देश पारित करने से परहेज करने का अनुरोध किया। जस्टिस गवई ने इस पर राज्य से पूछा, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? 37 करोड़ देने की इतनी कृपा करते हुए उन्हें केवल 16 लाख ही दीजिए। कार्यवाही के दौरान राज्य के वकील ने न्यायालय को समझाने का प्रयास किया। हलफनामे को पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि राजस्व और वन विभाग ने आवेदक के मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान उच्च न्यायालय ने इस केस की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इस मामले में जुड़े सीसीटीवी फुटेज, सभी बयान कल सुबह 10 बजे तक सौंपे जाएंगे। इससे पहले कोर्ट ने महिला चिकित्सक की हत्या के मामले में जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। इस दौरान हाई कोर्ट ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों से हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। कोर्ट ने कहा कि वे एक पवित्र पेशे से जुड़े हैं। कोर्ट ने शुक्रवार सुबह सेमिनार हॉल में डॉक्टर के मृत पाए जाने के बाद अस्पताल प्रशासन की कार्रवाई में गंभीर खामियों पर गौर किया। कोर्ट ने कहा कि पीड़िता के माता पिता चाहते हैं कि स्वतंत्र निकाय की ओर से मामले की जांच कराई जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ न हो सके। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हत्या इतनी विभत्स थी कि चिकित्सकों और प्रशिक्षुओं का गुस्सा वाजिब है। उनकी पीड़ा जाहिर करना भी ठीक है। बता दें कि पूरे पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर और प्रशिक्षुओं ने घटना के विरोध में मंगलवार को भी काम बंद रखा। वे अस्पताल के कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी मांग कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को आंदोलनकारी चिकित्सकों से बातचीत करनी चाहिए। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर केस के बाद जहां देश भर में चिकित्सकों में आक्रोश है, तो वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर महिला सुरक्षा जैसे मामलों में पुलिसिया चूक को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दुष्कर्म और हत्या के इस केस में कई खुलासे हुए हैं। वहीं कोलकाता में रेप और मर्डर का शिकार हुई लेडी डॉक्टर के परिजनों को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में हत्या, मौत से पहले की प्रकृति और सेक्सुअल पेनिट्रेशन की बातें कही गई है। इसमें बताया गया है कि पीड़िता की हत्या गला घोंटकर हुई थी। उससे पहले उसके साथ बलात्कार हुआ था। आरोपी ने 2 बार उसका गला घोंटा था। उसकी मौत सुबह 3 से 5 बजे के बीच हुई थी। So the court has heard the arguments of the parties. Today the parents of the victim girl, they also were there before the honorable court by way of a petition, and I contended on behalf of my petitioners, my clients, that despite this gruesome murder, despite the body being in such a bloodied state and half naked, the police was casual enough to register a suicide case, and it took quite a lot of time for the police to basically register an FIR and thereafter arrest someone. So this was enough to indicate how casual the attitude of the police was, and well, how much seriousness was lacking insofar as this particular investigation is concerned. We are rather thankful and grateful to the honorable court that the CBI has been now handed over the investigation.
केरल उच्च न्यायालय ने फिल्म उद्योग में महिलाओं की कार्य स्थितियों पर न्यायमूर्ति के हेमा समिति की रिपोर्ट के खुलासे को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने दलीलें सुनने के बाद मलयालम फिल्म निर्माता साजिमोन पराइल की याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने तर्क दिया था कि रिपोर्ट जारी होने से फिल्म उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाले मुद्दों का अध्ययन करने के लिए वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव की याचिका के बाद केरल सरकार ने 2017 में जस्टिस के हेमा समिति की स्थापना की। समिति ने 2019 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। हालांकि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत कई अनुरोधों के बावजूद राज्य ने रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया। 5 जुलाई को राज्य सूचना आयोग ने रिपोर्ट के खुलासे का निर्देश दिया है। मलयालम फिल्म निर्माता साजिमोन पराइल ने उच्च न्यायालय में इसे चुनौती दी, जिसमें आरोप लगाया गया कि रिपोर्ट के खुलासे से पहले केवल सीमित संसाधनों का आदेश दिया गया है। पराइल की याचिका में कहा गया है कि एसआईसी का आदेश गवाही देने वालों को दी गई गोपनीयता का उल्लंघन करेगा, जिससे संभावित रूप से उन्हें प्रतिशोध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ सकता है। पराइल ने तर्क दिया कि एसआईसी का आदेश सूचना के अधिकार अधिनियम आरटीआई अधिनियम की धारा 11 का अनुपालन नहीं करता है, जो प्रभावित पक्षों को नोटिस देना अनिवार्य करता है। जवाब में एसआईसी के स्थायी वकील और राज्य के सरकारी वकील ने पराइल के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया और कहा कि उनका निजी हित है। केरल महिला आयोग और सिनेमा कलेक्टिव में महिलाओं सहित कई अभियोग आवेदन उच्च न्यायालय में दायर किए गए थे, जो रिपोर्ट के निष्कर्षों और सिफारिशों के खुलासे का समर्थन करते थे। केरल महिला आयोग ने तर्क दिया कि रिपोर्ट जारी करने से फिल्म उद्योग में काम करने वाली महिला समुदाय को लाभ होगा, जिससे समिति का मूल उद्देश्य पूरा होगा। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गोविंदानंद सरस्वती पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मानहानि करने वाले बयान पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को तय कर दी। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर हम कोई भी अंतरिम एक तरफा आदेश पारित करना सही नहीं होगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा कि आप एक संत हैं और आप इस बारे में चिंता क्यों कर रहे हैं। संतों को इस सब से चिंतित नहीं होना चाहिए, इससे उन्हें बदनाम नहीं किया जा सकता। संत अपने कर्मों से सम्मान पाते हैं। वहीं अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा कि गोविंदानंद उन्हें फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा, चोर बाबा कहते थे। वो लगातार बयान दे रहे हैं कि मैं लोगों का अपहरण कर रहा हूं, मैं हिस्ट्री शीटर हूं। वह कह रहा है कि मैंने 7,000 करोड़ का सोना चुराया है और मेरे साध्वियों के साथ अवैध संबंध है। इस तरह के बयान से मेरी छवि को खराब कर रहे हैं, इसलिए उनके बयान देने पर रोक लगाने की मांग की है। अदालत ने अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन के संबंध में एक नोटिस जारी किया। इस मामले की आगे की सुनवाई 29 अगस्त को होगी। इस मामले पर न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने कहा, कोर्ट इस स्तर पर कोई भी अंतरिम एक तरफा आदेश पारित करना उचित नहीं समझता है, जिस पर अविमुक्तेश्वरानंद के वकील ने कहा, गोविंदानंद सरस्वती अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को फर्जी बाबा, ढोंगी बाबा, चोर बाबा कहते हैं। बता दें कि स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने हाल ही में ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए थे। गोविंदानंद ने दावा किया कि अविमुक्तेश्वरानंद एक फर्जी बाबा थे। उन्होंने अविमुक्तेश्वरानंद पर हत्या और अपहरण के कई गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वह गैर सहमति वाले समलैंगिक अपराधों से निपटने वाले अपराधों को नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस से बाहर करने के बारे में सरकार के रुख के बारे में निर्देश मांगे, जो अब निरस्त भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय थे। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार गेडेला की खंडपीठ ने आश्चर्य जताया कि अगर इसे कानून से हटा दिया जाता है तो क्या यह कृत्य अभी भी अपराध रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से कहा कि वह गैर सहमति वाले समलैंगिक अपराधों से निपटने वाले अपराधों को नए अधिनियमित भारतीय न्याय संहिता से बाहर करने के बारे में सरकार के रुख के बारे में निर्देश मांगे, जो अब निरस्त भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत दंडनीय थे।
एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार गेडेला की खंडपीठ ने आश्चर्य जताया कि अगर इसे कानून से हटा दिया जाता है तो क्या यह कृत्य अभी भी अपराध रहेगा। उन्होंने कहा, यह अधिनियम का नया अवतार नहीं है, यह नया अधिनियम है। अदालतें कितना हस्तक्षेप कर सकती हैं, यह देखने वाली बात है। साथ ही सुझाव दिया कि उन्हें पहले निर्देश लेने के लिए समय दिया जा सकता है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि किसी पुरुष का किसी अन्य पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है तो कोई कानूनी सहारा नहीं है। उन्होंने मामले में अंतरिम निर्देश मांगते हुए कहा, कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। हालांकि पीठ ने मौखिक रूप से कहा, यदि कोई अपराध नहीं है, यदि उसे मिटा दिया गया है तो यह अपराध नहीं है। यदि अप्राकृतिक यौन संबंध प्रदान नहीं किया गया, हम नहीं कर सकते। देखते हैं कि यह उन पर निर्भर करता है कि वे इस अपराध बनाना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित व्यक्ति हमेशा शारीरिक नुकसान को अपराध बनाने वाले प्रावधानों का हवाला दे सकता है। केंद्र के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को उठाने वाले प्रतिनिधित्व पहले से ही संबंधित मंत्रालय के समक्ष लंबित है। सुझाव दिया कि जनहित याचिका का भी प्रतिनिधित्व के रूप में निपटारा किया जा सकता है। हालांकि पीठ ने अनुरोध अस्वीकार करते हुए कहा कि याचिका में LGBTQ समुदाय के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए। तो गैर सहमति वाले समलैंगिक अपराधों को BNS से बाहर करने की बातचीत में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा था। आपको बता दें कि इससे जुड़े हुए कोई भी मुद्दे जो इससे संबंध रखते हैं उसके लिए यह बात सामने आई। केंद्र के वकील ने अदालत को यह भी बताया कि याचिका में उठाए गए मुद्दे को उठाने वाला प्रतिनिधित्व पहले से ही संबंधित मंत्रालय के समक्ष लंबित है। सुझाव भी दिया गया कि जनहित याचिका का भी प्रतिनिधित्व के रूप में निपटारा किया जा सकता है। हालांकि पीठ ने अनुरोध अस्वीकार करते हुए यह कहा कि याचिका में LGBTQ समुदाय के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए। हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यदि किसी पुरुष का किसी अन्य पुरुष द्वारा यौन उत्पीड़न किया जाता है तो कोई कानूनी सहारा नहीं है। उन्होंने मामले में अंतरिम निर्देश मांगते हुए कहा कि कोई FIR दर्ज नहीं की जा सकती। हालांकि पीठ ने मौखिक रूप से कहा, यदि कोई अपराध नहीं है, यदि उसे मिटा दिया गया है तो यह अपराध नहीं है। यदि अप्राकृतिक यौन संबंध प्रदान नहीं किया गया, हम नहीं कर सकते। देखते हैं कि यह उन पर निर्भर करता है कि वे इसे अपराध बनाना चाहते हैं या नहीं। उन्होंने आगे बताया कि पीड़ित व्यक्ति हमेशा शारीरिक नुकसान को अपराध बनाने वाले प्रावधानों का हवाला दे सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले दिनों यमन के एक शरणार्थी परिवार को भारत के उदारवादी रवैये का अनुचित लाभ उठाने के लिए फटकार लगाई थी। हाईकोर्ट ने हाल ही में उसी परिवार को परिवार के 3 सप्ताह की सुरक्षा प्रदान की है। परिवार पर वीजा अवधि से लगभग 1 दशक से अधिक समय तक भारत में रहने का आरोप है, जिसके कारण उसे भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया था। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने खालिद गोमेई मोहम्मद हसन, उनकी पत्नी, बेटे और बेटी को उनके मूल देश यमन में बलपूर्वक निर्वासित किए जाने के मामले में सुरक्षा प्रदान की। न्यायाधीशों ने कहा, हम उन्हें 3 सप्ताह का समय देते हैं, तब तक बच्चों को यहां अपनी पढ़ाई जारी रखने दें। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब उन्हें बताया गया कि शरणार्थी परिवार ने ऑस्ट्रेलियाई वीजा के लिए आवेदन किया है और बायोमेट्रिक्स के लिए पंजीकरण, चिकित्सा परीक्षण आदि की अपनी प्रक्रिया पूरी कर ली है। परिवार ने ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों की ओर से प्रतिक्रिया लंबित होने के मद्देनजर 15 दिनों की सुरक्षा मांगी। हालांकि पीठ ने उन्हें 3 सप्ताह का समय दिया। गौरतलब है कि परिवार पिछले 1 दशक से अपने वीजा की अवधि से अधिक समय से देश में
रह रहा है और भारत छोड़ने का नोटिस मिलने के बाद कोर्ट से निवेदन किया था कि उन्हें जबरन निर्वासन से सुरक्षा प्रदान की जाए क्योंकि वे केवल ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते थे। याचिकाकर्ता हसन एक शरणार्थी कार्ड धारक हैं जिसे पुणे पुलिस द्वारा भारत छोड़ो नोटिस दिया गया था। उन्होंने जबरन निर्वासन से सुरक्षा की मांग करते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। शरणार्थी कार्ड उन्हें संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग की ओर से जारी किया गया था। याचिका में हसन ने कहा कि वह पिछले 10 वर्षों से भारत में रह रहा है क्योंकि उसका गृह देश यमन दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकट का सामना करना है और आंतरिक गृह युद्ध के कारण 4.5 मिलियन नागरिक विस्थापित हो गए हैं और देश की 2/3 आबादी मानवीय संकट में है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज कर दी। याचिका में एनडीटीवी को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम या एफईएमए के कथित उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग कार्यवाही आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई थी। इस संदर्भ में आइए इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि कंपाउंडिंग क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले को सही बताया जिसमें एनडीटीवी को कंपाउंडिंग नामक कानूनी प्रक्रिया के आगे बढ़ाने की अनुमति दी गई। आरबीआई और फेमा के बीच हुई कुछ बातों को सुलझाने के लिए एक प्रमुख समाचार संगठन जैसे एनडीटीवी पर फॉरेन एक्सचेंज का नियमों के तोड़ने का आरोप लगाया गया, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन का सामना नहीं करना चाहते थे, बजाय पेनल्टी पे करके मामले को सुलझाना चाहते थे। जो फाइनेंशियल क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं, जिनको हम ईडी कहते हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के इस डिसीजन को। कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहां एक अक्यूज्ड अपने अपराध एक्सेप्ट करता है और पेनल्टी फी देकर मामले को जल्द ही खत्म किया जा सकता है। लंबे ट्रायल्स नहीं किए जाते। इसका प्रयोग अक्सर छोटे मोटे अपराधों के लिए किया जाता है। हालांकि इसे मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गंभीर ऑफेंसेस, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध या बड़े रकम से जुड़े मामलों पर लागू नहीं किया जा सकता है। कंपाउंडिंग का उद्देश्य माइनर वायलेशंस के लिए है, ना ही सीरियस क्राइम्स के लिए, जिनका पूर्ण कानूनी जांच की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से सहमति जताते हुए इस बात पर जोर दिया है कि आरबीआई को एनडीटीवी कंपाउंडिंग वैसी ही होनी चाहिए जिसे कानूनी तरीके से किया जाना चाहिए, बिना ये सोचे कि एनडीटीवी के पास अधिकार है कि खुद ही केस सेटल किया जाए। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.